नमस्कार, मैं अर्पणा लड़ोइया टैगोर वुमेन बीएड कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। हम बात कर रहे हैं जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी सब्जेक्ट की, जिसके अंदर हम बात कर रहे थे विद्यमान जैन क्षेत्र विभेदक। इसकी हम पहले भी चर्चा कर रहे थे। इसके पहले व्यवहार की हम बात कर चुके हैं, जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं दूसरे क्षेत्र व्यवहार की। व्यवहार के अंदर हम बात कर रहे हैं पुरुष और महिला। पुरुष और महिला के अंदर अगर हम बात करें तो यानी परिवार के अनुसार पुरुष का कैसा व्यवहार होता है? पुरुष का व्यवहार होता है महत्वपूर्ण धार्मिक अनुष्ठान, यानी जो पुरुष है वो घर के अंदर कोई धार्मिक अनुष्ठान होगा, महत्वपूर्ण होगा, उसी के अंदर ही वो कार्यरत होगा, उसी में वो हिस्सा लेगा। जबकि महिला अक्सर वहाँ पे घर पे क्या करती रहती है? व्रत, उपवास आदि रखती रहती है घर की सुख शांति के लिए। वहीं पे अगर हम बात करें समाज की, तो समाज में इसका क्या रोल है, यानी इसका क्या व्यवहार होता है? समाज के अंदर पुरुष का जो व्यवहार है वो स्वतंत्र है और गतिशील है। स्वतंत्र और गतिशील यानी मतलब पुरुष कहीं भी आ जा सकता है, कहीं भी अपनी मर्जी से रह सकता है, उसको किसी भी समय आ जा सकता है, उसको पूरी स्वतंत्रता प्राप्त है। लेकिन महिलाओं को वो पूरी स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है, वो अपनी मर्जी से कहीं भी आ जा नहीं सकती है। उसको समाज के अंदर क्या माना गया है? रक्षिता, यानी मतलब जिसकी रक्षा की जाए। वो कहीं भी आ जा सकता है पुरुष, वो किसी भी उम्र में कहीं भी आ जा सकता है, लेकिन जो महिला वो नहीं आ जा सकती। अगर एक 16-17 साल की लड़की कोई काम करने जा रही है, थोड़ी दूरी पे जा रही है, तो कहेंगे भाई को ले जा अपने साथ में। भाई चाहे छोटा ही क्यों ना हो, 4 साल का क्यों ना हो, 5 साल का क्यों ना हो, भाई का साथ जाना जरूरी है, क्योंकि वो 5 साल का जो भाई है वो उसकी क्या कर सकता है? रक्षा कर सकता है। वो स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर सकती। ये क्या मानता है? कौन मानता है? ये समाज मानता है। आचार संहिता समाज द्वारा निर्धारित आचार संहिता व पहनावा समाज द्वारा निर्धारित। मतलब पुरुष कुछ भी पहन के निकल जाए, टॉवल में ही निकल जाए, उसकी कोई आपत्ति कोई नहीं करेगा। लेकिन जो महिलाएं या बच्चियां हैं, उनके हर पहनावे पर कौन निर्धारित कर रहा है? वो समाज निर्धारित कर रखा है। अगर उससे अलग वो अपना पहनावा पहनती हैं तो वो ऑब्जेक्शंस का शिकार हो जाती हैं। मतलब कि विवादों के, या कोई कह देगा कि इसको तो पहनना ही नहीं आता, वो तो ऐसे कपड़े पहन के घूमती है, वो तो कहीं भी आ जा सकती आती जाती है। उसके एक कैरेक्टर पे ही उस चीज़ को सवाल उठाते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट अर्थव्यवस्था। मैं एक बार फिर से यहाँ पे लिख रही हूँ, अर्थव्यवस्था, रोजगार, ओवरटाइम, वहीं पे महिलाएं क्या? आंशिक रोजगार, साथ में छटनी और प्रसूति एवं वैवाहिक लाभों से वंचित। अर्थव्यवस्था के अंदर पुरुषों का क्या रोल है? वो रोजगार कर रहे हैं, ओवर टाइम कर रहे हैं, आगे बढ़ने के लिए क्या कर रहे हैं? रोजगार, ओवर टाइम भी करते हैं।
और वही पे महिलाएं क्या है, उनका मेन रोल क्या है, घर का काम करना, देख रेख करना। उसके अलावा वो आंशिक रोजगार कर सकती हैं। और उसमें भी अगर वो किसी कंपनी में काम कर रही हैं तो उसके अंदर अगर छटनी होगी तो पहले क्या करेंगे, महिलाओं को बाहर निकाल देते हैं, और उसमें भी उनको वैवाहिक और प्रसूति के जो लाभ होते हैं उनसे वंचित रखा जाता है। वो लाभ भी उन्हें नहीं मिलते जो कि सरकार द्वारा दिए गए हैं। अब उसी के आगे हम बात करें, इसी के अंदर अर्थव्यवस्था के साथ अब हम बात करें राजव्यवस्था की। राजव्यवस्था के अंदर क्या है कि पुरुष को क्या माना गया है, व्यवहार के अंदर उसका पुरुष का व्यवहार कैसा है। राजव्यवस्था के अंदर इसका हितरक्षक, नीति निर्माता के रूप में, हितरक्षक और नीति निर्माता के रूप में जो है उसको माना गया। वहीं पे महिला का क्या रोल है, महिला का जो रोल है वो एक समर्थक के रूप में और अनुसरण करने वाले के रूप में। अब हम आगे बात करेंगे दूसरे क्षेत्र की। दूसरा क्षेत्र हमारा कौन सा है, संसाधन। तीसरा पॉइंट संसाधन। संसाधन में हम बात करें जो आसपास के क्षेत्र में हमारे को जो सुविधाएं मिलती हैं उसकी बात हो रही है। इसमें हम बात करें कि वे पुरुष और महिला अब संसाधन के अंदर पुरुषों में परिवार की क्या जगह रहेगी, मतलब परिवार में पुरुषों को क्या क्या मिलता है, आय संपदा पर अधिकार, व शिक्षा पर अधिकार। और महिलाएं आय संपदा पर नाम मात्र का अधिकार, आय संपदा पर नाम मात्र का अधिकार। निरक्षर या शिक्षा पर देखें तो निरक्षर या साक्षर। परिवार की स्थिति में संसाधन के रूप में देखें तो महिलाओं को आय संपदा व शिक्षा पर जो अधिकार प्राप्त होता है, पुरुषों को कंप्लीट अधिकार है। वहीं पे महिलाओं को आय संपदा पर नाम मात्र का ही अधिकार है। अब देखो परिवार के अंदर अगर किसी अनफॉर्चुनेटली किसी बुजुर्ग व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उनके संपदा का बंटवारा होता है, तो उस संपदा का बंटवारा अगर दो बेटों के बीच में होता है तो वो बराबर बराबर बट जाता है और उनमें से उनको किसी भी तरीके का कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं होता। लेकिन वहीं पे अगर उस व्यक्ति के एक बेटा और एक बेटी हो तो उसके अंदर जब बंटवारा करने लगेंगे तो वो कहेंगे कि बिना भी बेटी को देने से पहले बेटे से तो पूछा जाएगा। फिर बेटी ये सोचेगी कि भी मैं ले लूँ तो कहीं मेरे भाई से रिश्ता तो नहीं खराब हो जाए, और अगर वो लेना चाहती है और उसको नहीं दिया जा रहा, और उस कंडीशन के अंदर अगर वो लेना चाह रही है और उसको नहीं दिया जा रहा, उस कंडीशन में अगर वो अपना अधिकार मांगती है तो उस कंडीशन में उसके रिश्तों में क्या हो जाता है, खटास हो जाते हैं। तो भाई को लगता है कि भी मेरा अधिकार ले रही है, तो इस चीज़ का बहुत इफेक्ट पड़ता है। अब समाज के अंदर संसाधन में बात करें तो समाज में जो पुरुष हैं उनका जो है एक मुख्य उच्च प्रतिष्ठा या स्थान है। मतलब कि घर परिवार जो है वो किसके नाम से जाना जाता है,
पुरुष के नाम से जाना जाता है, उसकी वहाँ पहचान होती है। और वहीं पे महिलाएं, उनका संबंध किससे? नातेदारी से। वो भी अगर उनके पीर से संबंध क्या हो? अच्छे हो, पीर से संबंध अच्छे। मतलब अगर हम भी जाए कि भाई आप अपने से भी कई सवाल करें तो अपन कहेंगे कि आप किस परिवार से हो, तो अपन किसका नाम लेंगे? अपने पिता का, पति का, उनका नाम लेंगे कि भाई हम फला व्यक्ति के घर के से आए हैं, वो हमारे पिता हैं, वो हमारे हस्बैंड है। और वहीं पे अगर मतलब वहाँ पे किसका नाम हो रहा है? पति का नाम चल रहा है, या आदमी का नाम यानी कि पुरुष का नाम चल रहा है। यानी समाज के अंदर अगर किसी घर की पहचान होती है तो वो उस आदमी के नाम से होती है, महिलाओं के नाम से नहीं होती। महिलाओं का नाम कहाँ चलेगा? महिलाओं का नाम चलता है पियर में। पियर में बोला जाता है कि उसकी बेटी है या उसका बेटा है, तो वहाँ पे भी तब जब हमारी नातेदारी क्या हो? अच्छी हो। अब इसके अंदर अगर अब हम बात करें अर्थव्यवस्था की, अर्थव्यवस्था की बात करें तो उच्च आय, उच्च तकनीकी दक्षता, उच्च आय, उच्च तकनीकी दक्षता पर किसका अधिकार होता है? पुरुषों का। अब फाइटर पायलट ही देख लो वहां पे, या कोई उच्च अधिक जगह देख लो, वहां पे पुरुष होंगे, महिलाएं नाम मात्र की होती हैं। तो एक आदि कोई महिला बड़ा संघर्ष करके अगर वो पहुंची भी है तो वो बड़ा संघर्ष करके पहुंची है, क्योंकि क्या मानेंगे कि भाई तकनीकी में अगर किसका जोर है? पुरुषों का जोर है। और साख का निर्माण होता है इनका, यानी अगर पहचान बन जाती है तो उसकी साख बन जाती है, तो वो किसकी बनेगी? पुरुष की बनेगी। वहीं पे महिलाएं निम्न तकनीकी दक्षता, निम्न आय और इसकी लिमिट कहाँ तक मानी जाती है? घर के कामकाज तक ही मानी जाती है। अब इसके अंदर अगर अब हम बात करें राज्य व्यवस्था की, कि भी राज्य व्यवस्था में इसकी पहुंच कहाँ तक है? राज्य व्यवस्था में पुरुष की पहुंच सत्ता तक है, सत्ता तक पहुंच। और महिलाएं संसाधन तक पहुंच तो है उनकी, कि भी संसाधन परंतु पुरुष और परिवार की अनुकंपा से, पुरुष और परिवार की अनुकंपा से। अब देखें कि मतलब पुरुष तो सत्ता तक पहुंच जाता है। जैसे हम जानते हैं कि अगर हम मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री की बात करें तो आज तक महिला प्रधानमंत्री के रूप में हम सिर्फ एक इंदिरा गांधी जी को ही जानते हैं। मुख्यमंत्री के तौर पे हम 2 या 3 नाम ही जानते हैं। तो मतलब उन तक पहुंच पुरुषों की ही क्या है? ज़्यादा है। महिलाएं पहुंच सकती है, लेकिन अगर उन्हें परमिशन मिले उन पुरुष या किसी परिवार की। तो अब हम बात करते हैं आगे अगले क्षेत्र की। अगला जो क्षेत्र है अगला क्षेत्र है पदस्थापन। यानी समाज और परिवार में पुरुष का क्या स्थान है और महिला का। परिवार में जो पुरुष होता है वो क्या होता है? मुखिया। और महिला क्या है? पूरक। महिला है पूरक किसकी? पुरुष की। और जैसे माता, बहन,
बेटी और पत्नी के रूप में। किस रूप में? पत्नी के रूप में उसकी क्या है? पूरक के रूप में उसकी पहचान है। परिवार का मुख्य हमेशा कौन होता है? पुरुष। समाज में बात करें, समाज में पुरुष क्या है? समुदाय का सदस्य या मुखिया, या फिर मुखिया। वहीं पे महिला, उसकी स्थिति क्या है? या तो अदृश्य है या उत्पादक, यानी सिर्फ एक जननी के रूप में जन्म देने की स्थिति, या उसकी सापेक्ष तौर पर समाज के अंदर कोई ऐसी जगह नहीं आती, वो किसी की पत्नी बेटी के रूप में ही जानी जाती है। अब बात करें अर्थव्यवस्था की। अर्थव्यवस्था के अंदर अगर हम बात करें तो पुरुष की क्या जगह है? कमाने वाले की, कमाने वाला, और महिला पूरक कमाने वाली, पूरक कमाने वाली। मतलब कि घर का खर्चा उठाने का, कार्यभार उठाने का काम तो पुरुष का है। अगर महिला कमा के ला रही है तो वो क्या कर रही है? पुरुष की मदद कर रही है, उसका साथ दे रही है। यहां पे अब हम बात करते हैं राज व्यवस्था की। राज व्यवस्था के अंदर पुरुष क्या है? राज करने वाला। पुरुष क्या है? राज करने वाला। और वहीं पे महिलाएं क्या है? पीछे चलने वाली या अधीनस्थ। ये तो आज के समय के अकॉर्डिंग पुरुष और महिला की स्थिति है, लेकिन धीरे धीरे ये स्थिति क्या है? बदलती जा रही है। अब हमने देखा कि शिक्षा के तौर पर पुरुषों का अधिकार माना जाता है, लेकिन अब महिलाएं क्या रह जाती है? निरक्षर या साक्षर। तो फिर उसमें भी क्या चेंज होता जा रहा है? अब बेटे और बेटी को दोनों को बराबर की शिक्षा दी जा रही है। धीरे धीरे अब हम अपने दादा दादी या माता पिता की स्थिति में जाके देखें तो वहाँ पे किस तरीके की कंडीशन थी। वहाँ पे महिलाओं को ये सुविधाएं भी नहीं मिल रही थी, ये संसाधन या ये जगह भी नहीं मिल रही थी। आगे आने वाले समय में हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि जो उच्च दक्षता की जगह हैं वहाँ पे महिलाओं का नंबर जो है वो बहुत ज़्यादा होगा। हमारी बेटियाँ जो है उस जगह पर बहुत तेज़ी से पहुँचेंगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।